जिनकी विशेषज्ञता आज हमारे बीच हम सभी को सुनने को मिलेगी। आज के कार्यक्रम को ससमय प्रारंभ करते हुए मैं आप लोगों के सामने आज के कार्यक्रम के आयोजक श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर फिजियोथेरेपी सीआरसी लखनऊ, श्री संतोष कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, और श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ की तरफ से आप सभी का इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ आज मुख्य आतिथ्य को प्राप्त और श्रेष्ठोत्त भाव को हमारे बीच रखने हेतु पधारी डॉक्टर नमिता सेनाई वाधवकर मैम, जिनका 16 साल का अनुभव इस विशेष शिक्षा में एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में है। उन्होंने प्रतिष्ठित सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और केम अस्पताल से व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक और परास्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह एक विकासात्मक आवश्यकताओं की विशेषज्ञ के रूप में जानी मानी एक विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में आपने फेलोशिप की डिग्री प्राप्त की है। आप बाल चिकित्सा व्यवसायिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक उत्साही शोधकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। आपके द्वारा कई शोध प्रस्तुत किए गए हैं। आप अपने पेशे में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए नियमित रूप से विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करती रहती हैं। आप विशेष हितों में प्रारंभिक हस्तक्षेप पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ अंतः विषय और अंतर विषय देखभाल हस्तक्षेप में अपनी विशेषज्ञता को शामिल करती हैं। आप एक जिज्ञासु न्यूटन के संस्थापक है जो शैक्षिक संसाधन बनाती है। आपके द्वारा सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए संपूर्ण मनोभावों से युक्त अपनी कर्तव्यता को श्रेष्ठोत्त भाव में रखते हुए निरंतर समाजोपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे और इन्हीं के अंतर्गत आज आपने हमारा आमंत्रण स्वीकारा। सीआरसी लखनऊ के इस पटल पे आप आई हैं और आप अपनी विशेषज्ञता रखेंगी। मैम, आपका मैं अपने संपूर्ण सीआरसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आए और आज के विषय पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय नमिता सेनाई में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कुछ बताया और मेरा सौभाग्य है कि इतने सारे लोगों के सामने मुझे आज अर्ली इंटरवेंशन ये जो विषय है इस पे बात करने का आज मौका मिल रहा है। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि अर्ली इंटरवेंशन जो होता है वो सबके लिए ज़रूरी होता है। जैसे जिस तरह से व्यवसाय उपचार तज्ञों के लिए जितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ज़रूरी है, स्पीच थेरेपिस्ट के लिए ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। जैसे जिन बच्चों को शारीरिक, मानसिक या बिहेवियर से संबंधित कोई भी तकलीफ हो, उसके लिए अर्ली इंटरवेंशन कितना ज़रूरी होता है ये बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ऐसे नहीं कि हम इन सब चीज़ों के बारे में समझते नहीं हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन कौन से वक्त पे किस तरीके से हमें बच्चे की सहायता करनी चाहिए ये हमें जानना सबसे ज़रूरी है। और इसके बारे में मैं अभी प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। स्क्रीन शेयरिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि परमिशन नहीं है स्क्रीन शेयरिंग की। नहीं, हमारी तरफ से परमिशन है मैम। मैम, हमारी तरफ से परमिशन है। इंटायर स्क्रीन प्रेजेंट करें मैम, आप इंटायर स्क्रीन प्रेजेंट करें। हाँ, नहीं, उसमें आ रहा है कि स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है, कुछ एरर है। कोई बात नहीं, तो प्रेजेंटेशन के बगैर भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैम, अगर उधर से कोई समस्या आ रही हो मैम, तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप या मेल कर दें, मैं तुरंत इधर से प्रेजेंटेशन कर देता हूँ अगर संभव हो। तो मैं आपको मेल कर, हाँ मैं करती हूँ। तो अर्ली इंटरवेंशन जो होता है,
एक बार ट्राई करती हूँ, हो रहा है तो ठीक है। मैं अमित सर को भेजती हूँ। तो हम अभी स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? स्क्रीन आ रहा है ना? नहीं मैम, अभी आपका प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा मैम। नहीं आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं मैम, आप कंटिन्यू करें, ठीक है। कंटिन्यू। हाँ, हाँ। तो अर्ली इंटरवेंशन हम आमतौर पे जब भी बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट मैम आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आदरणीय नमिता सिन्हा मैम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। प्लीज अनम्यूट करें अपने को मैम। मैम अनम्यूट करें अपने को। नमिता मैम, कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आदरणीय नमिता सिन्हा मैम, आदरणीय नमिता मैम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। मैम, आदरणीय नमिता सिन्हा मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? नमिता मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर। कुछ तकनीकी समस्या होने के कारण आदरणीय मैम की आवाज हम तक नहीं आ रही। पुनः वो हमसे ज्वाइन कर रही हैं। कुछ ही पलों में हम उनकी आवाज को स्पष्टतया सुन पाएंगे। आप सभी प्रतिभागीगण कृपया धैर्य बनाए रखें। जल्द ही मैम, लगभग मिनट के अंतराल के पश्चात हम उन्हें उनके विषय के संदर्भ में सुन पाएंगे। कुछ तकनीकी खामियों के कारण उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। आदरणीय मैम हमसे तुरंत जुड़ रही हैं।
आदरणीय नमिता मैम, आप पुनः जुड़ चुकी हैं हमसे। एक बार माइक अनम्यूट करें मैम। नमिता सिन्हाई मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, माइक अपना अनम्यूट करें। आदरणीय मैम, नमिता मैम, क्या आप तक मेरी आवाज जा रही है? नमिता मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। जी जी, आपको सुनाई दे रहा है? जी जी जी, आपकी वॉइस क्लियर आने लगी है मैम। जी। थैंक यू मैम। मैं आपका प्रेजेंटेशन अपनी तरफ से कर रहा हूं मैम। जी जी जी, ठीक है। मैम आप कंटिन्यू करें, प्रेजेंटेशन बस आ ही रहा। अच्छा, ओके। तो हम अर्ली इंटरवेंशन जब भी बात करते हैं तो आमतौर पे 2 साल या फिर 2 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे, उनको थेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो बच्चे 2 साल के नीचे होते हैं, उन बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट के जो अवसर होते हैं वो काफ़ी कम हुए हैं आजकल। और उसकी एक वजह ये है कि कोविड की वजह से बहुत छोटे बच्चों को घर के बाहर निकाला नहीं जाता, और 2 साल के ऊपर के भी बच्चों को थेरेपी की जो ज़रूरत है या जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, व्यवसाय उपचार तज्ञ की या फिजियोथेरेपिस्ट की या स्पीच थेरेपिस्ट की या फिर ऑडियोलॉजिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट, जो भी बच्चों के साथ संबंधित जितने भी लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ें, बच्चों के लिए ये जो ट्रीटमेंट के जो अवसर हैं वो उनके लिए बहुत आसानी से मिलना ये आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। और उसकी इसके लिए कितना जल्दी हम कर सकते हैं, ये आज के वेबिनार का विषय है कि अर्ली इंटरवेंशन ये उसकी ज़रूरत क्यों है। दूसरी बात ये है कि वो कितना जल्दी हो सकता है और कैसे हो सकता है और क्यों इतना जल्दी होना चाहिए। तो आज हमारे देश में इतनी सारी सुविधाएं हैं पेरेंट्स के लिए कि जो बच्चों के लिए हम उन अस्पतालों में ये सब चीज़ें, ये सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन फिर भी लोग इसके लिए क्यों नहीं जाते। इसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह ये है कि हम जब भी 0 से लेकर 3 साल तक बच्चों के लिए जो थेरेपी की जो सर्विसेज हैं वो उनको किस तरीके से उपलब्ध कराएं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। क्योंकि लोगों के लोगों के मन में अभी तक या दिमाग में अभी तक ये चीज़ नहीं आई है कि हम जितना जल्दी बच्चों के लिए थेरेपी उपलब्ध कराएं उतना बच्चों में ज़्यादा फर्क आता है। और सबसे अहम चीज़ सारे बच्चों के लिए ये होती है कि बच्चे को कोई शारीरिक तकलीफ हो तो माँ बाप ज़रूर जाना चाहेंगे थेरेपी के लिए। पर अगर बच्चे को कोई मानसिक रूप से कोई तकलीफ हो, जैसे वो बात नहीं करता, तो आमतौर पे माँ बाप रुक जाते हैं और ये कहते हैं कि बाद में बच्चा बोलेगा, अभी ये लड़का है तो बाद में बोलेगा। लड़कियों के बारे में वैसे नहीं होता। लड़कियां आमतौर पे उन्हें थेरेपी सर्विसेज जल्दी मिल जाती हैं क्योंकि ऐसा मानना होता है कि लड़कियां तो जल्दी बात करती हैं। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा आज ऑटिज्म के अलावा बच्चों में स्पीच, जो हम भाषा कहते हैं, भाषा का जो जिस तरीके से भाषा बच्चे समझते हैं और बोलते हैं उस पर बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से प्रभाव हुआ है। ये तो हम सॉरी मैम, 2 बीच साल में के मैं नीचे। इंटरप्ट कर रहा मैम। क्या जी पीपीटी आपको दिखाई दे रही मैम? जी जी, दिख रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए आप जरा सा बताइएगा मुझे। जी जी जी, मैं बता दूंगी।
तो हम जब ये बोलते हैं कि बच्चों में आमतौर पे किस तरीके की तकलीफें हमें अ, अ, किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और उसके अलावा सुविधाओं से पहले सबसे हमें जानना ये ज़रूरी है कि कौन कौन सी तकलीफें बच्चों में दिखाई देती हैं। तो सबसे पहली तकलीफ ये है कि बच्चे बात नहीं करते, और बात ना करने की वजह ये है कि काफ़ी बार माँ बाप जो हैं बच्चों को अम, बोलने के लिए वैसा माहौल तैयार नहीं कर पाते। काफ़ी बार बोलने और समझने की जो तकलीफें हैं वो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसे कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो उसमें ऐसा होता है कि बच्चे कई बार बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाते। आज हमारे देश में लैपटॉप्स, फोन्स का इतना प्रभाव है, और टेलीविज़न, इन सब चीज़ों का इतना प्रभाव है कि बच्चे बहुत देर तक, जब भी माँ बाप जब भी काम में बिजी होते हैं तो बच्चे ये सब चीज़ों के साथ ही होते हैं। और इसमें तकलीफ ये है कि सामने वाली जो जैसे टीवी होता है या फिर मोबाइल होता है, उसमें सिर्फ कुछ ना कुछ उन्हें सुनाई देता है, कोई उनके साथ बात नहीं कर पाता, और जब बात करने के लिए नहीं बदलती, आती भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें बच्चों को उनके जो उम्र के लिए ज़रूरी है, जैसे खेलना, और आप किस तरीके के खिलौने लेते हो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जो लाइट वाले और मशीन से चलने वाले खिलौने अगर बच्चों को देंगे तो इन सब चीज़ों से तो बच्चों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें बच्चा खुद कुछ नहीं कर सकता। आमतौर पे हम ऐसे खिलौने देते हैं जिसमें बच्चों को कुछ करना ही नहीं होता है, और इस यही वजह है कि उनके साथ बात करने के लिए और उनको बात करने की ज़रूरत भी नहीं होती। इसके लिए भाषा से निगड़ित जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो सबसे ज़्यादा आज हमें कोविड में दिख रहा है बच्चों में, और ये सारे बच्चे 2 साल की उम्र से नीचे हैं। तो अगर आप ये पूछेंगे कि इन सब बच्चों का क्या होगा, और माँ बाप को कभी पता भी नहीं होता, तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि बच्चों का जो बाल चिकित्सक होता है, बाल रोग तज्ञ जो होते हैं, उनके जब उनके पास बच्चों को जो वैक्सीनेशन, हम लसीकरण जो कहते हैं, उसके लिए जब भी बच्चों को लेके जाते हैं तो आमतौर पे बच्चे के जो उम्र के हिसाब से, जैसे बच्चा 3 महीने का है, 6 महीने का है, तो वो उम्र के हिसाब से वो 3 महीने में क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ये बाल रोग तज्ञों को सबसे ज़रूरी है कि देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे बार बार वैक्सीनेशन के लिए नहीं आएंगे और माँ बाप बच्चों को लेके भी नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। तो आप किसी भी जो भी माँ बाप आते हैं, हम ऑनलाइन भी देखते हैं और फेस टू फेस में भी देखते हैं, लेकिन एक ही माँ बाप का एक ही कारण होता है कि नहीं, कोविड की वजह से हम बच्चे को कहीं लेके नहीं गए, लेकिन कोविड की वजह से बच्चे के दिमाग की समझने की या दिमाग का विकास होने की तो प्रक्रिया खत्म नहीं होगी, वो तो चलती रहेगी। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका बच्चा एक उम्र के हिसाब से, उसके उम्र के बच्चों के हिसाब से नहीं कर पाता, तो उसके लिए अगर आपको ज़्यादा शिक्षा चाहिए तो आप आपके बाल रोग तज्ञ से बात कर सकते हैं। सबसे आसान बात ये होती है कि आप उनसे बात करके, आपके फैमिली के जो डॉक्टर हैं उनसे अगर बात करेंगे तो वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गूगल पे देखते हैं, और गूगल पे देखने से तकलीफ ये होती है कि गूगल आपको वही दिखाता है जो आपको देखना है। गूगल आपको ये नहीं बताएगा कि एक बच्चा अगर बात नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, उसके कारण क्या है, और कारण बताने के बाद भी आपको समझ में आना चाहिए ना कि बच्चों के ना बोलने के या ना समझने के कारण क्या है। और इसके लिए जब भी हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो जब डॉक्टर अगर आपको कह रहे हैं कि हमें बच्चे में कुछ तकलीफ दिख रही है, या शारीरिक या मानसिक हो, 1 साल के अंदर आमतौर पे काफ़ी सारे बच्चों में ये सब चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन हमारे यहाँ पे इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। और अगर आप पूछेंगे कि 1 साल के बाद भी तो हो सकता है, लेकिन आपने वो 1 साल जो है वो ऑलरेडी गवा दिया है। और दूसरे देशों में जितना जल्दी बच्चे के बारे में तकलीफ का अंदाज़ा डॉक्टर्स को आए, उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बाद में मेहनत भी कम होती है,
आर्थिक रूप से जो तकलीफें होती हैं माँ बाप को थेरेपी और इन सब चीज़ों से, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे पैसे जाते हैं और बहुत सालों तक ये चीज़ें चलती हैं। इसके लिए जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट चालू करेंगे उतना ज़्यादा आपको बच्चों की पूरी फंक्शनल का मतलब ये है कि जितना बच्चे के लिए आवश्यक होता है, एक उसकी खुद की हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी अकेले उसे हर चीज़ करना आना ज़रूरी होता है। और आमतौर पे 6 साल तक बच्चों को उनकी खुद की सारी चीज़ें अपने आप करनी आनी चाहिए, और वो जब भी आएंगे तभी तो बच्चों को स्वावलंबी कहा जाएगा। और हमारे यहाँ पे आमतौर पे कैसे होता है कि बच्चों के लिए कोई ना कोई कुछ करके देता है, जैसे दादा दादी या नाना नानी, काफ़ी घरों में बच्चों के लिए देखभाल करने के लिए लोग होते हैं या फिर माँ बाप करते हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो आज बहुत मुश्किल है और अगले कुछ महीनों में मुनासिब हो या ना हो हमें नहीं पता, तो इन सब बच्चों का जिन्हें तकलीफ है वो आगे किस तरीके से करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पूरे देश में सब जगह पे थेरेपी सेंटर्स हैं, ऐसे काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे ये थेरेपी सेंटर्स अवेलेबल नहीं है। तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड लेंगे सर। तो आमतौर पे कैसे होता है, जो अर्ली इंटरवेंशन होता है बाल चिकित्सा में, उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ये है कि बच्चे को क्या तकलीफ है। आमतौर पे बच्चों में अगर उनकी जो शारीरिक रूप से तकलीफ हो तो उनके शरीर के जो स्नायु होते हैं उनमें कभी कभी कम ताकत होती है, कभी कभी ज़्यादा तकलीफ होती है हाथ या पैर हिलाने में, तो शारीरिक रूप से तकलीफ हो सकती है। बहुत सारे बच्चों को दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता, और उसके ये तो शारीरिक रूप से हैं। जैसे कई सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें बहुत सारे शरीर के हिस्सों का एक साथ काम करने में तकलीफें आती हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे हम ऑटिज्म कहते हैं या ADHD कहते हैं, या फिर बच्चों को स्पीच लैंग्वेज डिले होता है, इन तकलीफों की वजह से अलग अलग बच्चों में अलग अलग किस्म की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और तीसरा हिस्सा सबसे ज़रूरी है, जो है थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल्स, जैसे पीडियाट्रिशियन हो। पीडियाट्रिशियन में भी आजकल डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन ज़रूरी होते हैं। तो अब डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन एक ऐसा डॉक्टर होता है जो आपके बच्चे की पूरी शारीरिक और मानसिक जो स्थिति है उसका हम जिसे इवैल्यूएशन कहते हैं, तो वो जांच करके आपको ये बता सकता है कि आपका बच्चा उसके उम्र के बच्चों के हिसाब से कितना आगे है या कितना पीछे। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है उन्हें पढ़ने लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते, पर वो समझ नहीं पाते। तो आज हमारे देश में इतना प्रचार हो रहा है और इतना जिस मतलब जो हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका बच्चा सुन नहीं पा रहा या बोल नहीं पा रहा, तो आप आके आके आपके डॉक्टर से बात कीजिए। हमारे देश में एक बहुत मुश्किल बात ये है कि लोग ये बात को समझना नहीं चाहते कि मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ हो सकती है। तो सबसे ज़रूरी बात आज ये है कि हमें लोगों में वो विश्वास जगाना आवश्यक है कि ये सब चीज़ों में की वजह कि ये चीज़ें होने के बावजूद भी बच्चों में काफ़ी सुधार हो सकता है। और अगर आप थेरेपी नियमित रूप से करें तो बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है। लेकिन ये लोगों को बताने के लिए बहुत वक्त लगता है क्योंकि लोग ये मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए काफ़ी सारे कैंप्स बनाए जाते लिए जाते हैं जिनमें लोगों को बताया जाता है कि किसी रूप से क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। सबसे बहुत ज़रूरी अभी हम ये देख रहे हैं आजकल कि आमतौर पे जब भी ये कोविड के बाद का जो स्थिति है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे बच्चे देखते हैं जिन्हें सुनाई देना और दिखाई देना ये है कि नहीं है हमें नहीं पता, क्योंकि कभी इसका तपास ही नहीं हुआ है। और ये जांच करना इतना ज़रूरी है कि हर एक बच्चा पैदा होने के बाद अस्पताल से जब भी निकलते हैं तो डॉक्टर्स को माँ बाप को ये बताना ज़रूरी है कि
जो देखने की और सुनने की जो प्रक्रिया है ये बराबर हो रही है कि नहीं, इसकी जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। जो देखने के लिए होता है, आमतौर पे जो 9 महीने से पहले पैदा हुए बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी बार आरोपी करके एक तकलीफ होती है जिसे हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी कहते हैं। ये नवजात शिशुओं में जो 9 महीने से पहले, जैसे प्रीटर्म बेबीज हम जिन्हें बोलते हैं, उन बच्चों में आमतौर पे ये चीज़ें दिखाई देती हैं। और आरोपी का अगर तुरंत उसका इलाज ना हुआ तो बच्चों को देखने में तकलीफ हो सकती है। और आरोपी के लिए तुरंत ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे लेज़र किया जाता है, और लेज़र की वजह से बच्चे अच्छी तरह से देख पाते हैं। दूसरी बात है सुनाई देना। हमने बहुत सारे बच्चों में अभी ऐसे देखा है कि हमें पता ही नहीं उन्हें सुनाई देता है कि नहीं। और काफ़ी बार ये सारे बच्चों को ऑटिज्म का मतलब बताया जाता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, पर हमें पहले ये पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे को सुनाई देता है। तो अगर बच्चे को सुनाई ही नहीं देता तो आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि उसे ऑटिज्म है? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास अगर कोई बच्चा आता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें बताना होगा कि ये टेस्ट करना आवश्यक है, सिर्फ आवश्यक नहीं अनिवार्य है। क्योंकि ये जब भी नहीं किया जाता और एक उम्र के बाद ये टेस्ट करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी बार बच्चे तैयार नहीं होते टेस्ट करने के लिए। फिर हमें उन्हें एनेस्थीसिया जिसे हम कहते हैं भूल देना, तो वो देने के बाद ही फिर वो ये टेस्ट हो सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके, और आमतौर पे 1 साल के अंदर विजन और हियरिंग ये दोनों करवाना बहुत आवश्यक है। और सभी अस्पतालों में आजकल ये सेवाएं उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि आप जिन्हें जो माँ बाप आपके पास आए हैं वो उनके शहर गांव में या शहरों में ये तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो आप उन्हें कृपया ऐसी जगहों पे भेजें जहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए उस पर कोई पाबंदी है नहीं। ये मेडिकल सर्विसेज आते हैं और ये इसेंशियल मेडिकल सर्विसेज आते हैं, इसीलिए इन्हें इसेंशियल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। इसके बगैर आगे नहीं हो सकता कुछ। ये 2 चीजें करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। अर्ली इंटरवेंशन के बारे में हम जब भी कहते हैं कि उसके अर्ली इंटरवेंशन में होता क्या है, तो आमतौर पर जब भी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास माँ बाप बच्चे को लेके जाते हैं तो ये पूरा प्रोसेस है जैसे होता है। तो इसमें डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन बच्चे को देख के, उसके और खेल के स्वरूप को देख के कि बच्चा किस तरीके से खेल रहा है, बच्चा एक और खेल, बच्चे का जो खेल होता है जिसे हम प्ले कहते हैं, प्ले ये बहुत अहम हिस्सा है हर एक बच्चे के विकास का अंदाजा देना। अगर आपको लेना है बच्चे के विकास का अंदाजा, तो बच्चा किस तरीके से खेल रहा है ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि बच्चा खेल रहा है मतलब हो क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे एक तरीके से खेलते हैं, जैसे चीज़ों को एक के ऊपर एक लगाना, एक लाइन में चीज़ों को लगाना, या फिर एक ही खिलौने के साथ दोबारा खेलना, या फिर एक ही खिलौना सब जगह पे लेके जाना, या पूरे दिन एक ही खिलौने को अपने पास में रखना। तो ये बच्चे के खेलने का जो तरीका है ये आपको बतलाता है कि कुछ अलग है। बच्चे कोई नया खिलौना लेते हैं तो उसके साथ उसका स्वरूप कैसा होता है खेलने का। जैसे वो खिलौने को तुरंत तोड़ देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कितना जोर लगाना है, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि इस खिलौने का स्वरूप क्या है या इसका क्या इस्तेमाल होता है। ये सब चीज़ों का अंदाज़ा आने के बाद फिर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें पता चले कि बच्चे को तकलीफ क्या है। और आमतौर पे बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, जैसे सबसे आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है, अभी ऑटिज्म हो तो एमचैट करके एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, या फिर बाकी चीज़ों के लिए ASQ करके एक टेस्ट है जिसमें देखा जाता है। ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार बच्चा अगर थेरेपी के लिए आता है तब तक डॉक्टर ने ऑलरेडी सब लिख के दिया रहता है। तो ऐसे आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप ऑलरेडी
अगर बच्चे को पहले ही किसी को दिखाया होगा और वो डॉक्टर ने सब लिख के दिया होगा, जैसे उनके नोट्स होंगे, तो दोबारा आप वापस माँ बाप को ये मत पूछिए कि कैसे ये सब क्या क्या हुआ और क्या तकलीफ हुई, क्योंकि इसमें दोबारा दोबारा बताने में माँ बाप को कोई दिलचस्पी नहीं होती और उन्हें फिर ऐसे लगता है कि हम सिर्फ बताते ही जा रहे हैं। हमारा बच्चा किस तरीके से अभी उसमें फर्क आएगा ये तो कोई बताता ही नहीं। तो डायग्नोसिस होना बहुत माँ बाप के लिए ज़रूरी होता है। उन्हें ऐसे काफ़ी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे को एक डायग्नोसिस मिले, जैसे मेरे बच्चे को ऑटिज्म है या मेरे बच्चे को सुनाई नहीं देता, लेकिन उससे कुछ बदलता नहीं है। फर्क यही पड़ता है कि आपको आखिर मैम आपका माइक सुनाई म्यूट दे है। रहा है? जी मैम। नहीं, चालू है माइक। नहीं, अभी सुनाई दे रहा है आपको? जी जी। हाँ। तो हम जब भी हमें ये पता चलता है कि बच्चे को एक डायग्नोसिस मिला है, उसके बाद थेरेपी का स्वरूप कैसे होता है। हमारे यहाँ पे आमतौर पे हर एक जो चिकित्सक है वो अपने तरीके से काम करता है। मतलब व्यवसाय उपचार तज्ञ जो होते हैं वो अपनी थेरेपी करते हैं, शारीरिक तकलीफों के लिए जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो अपनी थेरेपी करते हैं, स्पीच या भाषा के लिए जो थेरेपिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो अपना अलग से उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो वैसे करते हैं। लेकिन आज हमारे देश में सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये सारे जो चिकित्सक हैं इनको एक साथ मिलके बच्चे की जो ट्रीटमेंट है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माँ बाप के लिए तो एक ही बच्चा है, और अगर 3 अलग-अलग लोग बच्चे के ऊपर काम करने वाले हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि एक जो चिकित्सक है वो किस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहा है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि हर एक चिकित्सक कुछ अलग-अलग कर रहा है, और बच्चा जब भी ये अलग चिकित्सक के पास जाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि माँ बाप को ये समझ रहा है कि नहीं कि हो क्या रहा है, और ये सबसे पहला कारण है कि माँ बाप थेरेपी बीच में छोड़ देते हैं। तो ये अर्ली इंटरवेंशन के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसके लिए आज का जो वेबिनार है और ये वेबिनार में जो भी चिकित्सक हैं उनसे एक विनती है कि आप जब भी बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं तो एक टीम अप्रोच जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट जो होता है उसमें एक टीम का साथ में काम करना ज़रूरी है। हम ऐसे नहीं कहना चाहते कि हमें किसी और के काम का स्वरूप इस्तेमाल करना है, वैसे नहीं, लेकिन उनके काम का जो स्वरूप है वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये भले ही हम कोई दवाई या फिर शारीरिक ट्रीटमेंट जैसे कोई इंजेक्शन देना ये सब नहीं है, लेकिन बच्चे के विकास पे इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जब भी बच्चों को देखते हैं तो आपको आपका जो नज़रिया है वो सिर्फ बताना नहीं है, उसको लिख के देना है, जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो लिख रहे हो वही किसी और के पास जाएगा, और दूसरा जो चिकित्सक है वो उससे पढ़ के समझेगा कि क्या ट्रीटमेंट हुआ है। क्योंकि काफ़ी बार हमारे देश में ये देखा गया है कि माँ बाप को ये तक नहीं पता होता कि वो जिस चिकित्सक के पास जा रहे हैं वो क्वालिफाइड, जैसे उससे उसकी जो शिक्षा है वो व्यवसाय के लिए उचित है या नहीं उचित है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने अपने डिग्री का विस्तारण नहीं किया है या फिर उनका नाम लिखा नहीं होता है, तो फिर पेरेंट्स को समझने में बहुत मुश्किल होता है कि ये किसके पास हम गए हैं। तो अगर हमें, और ये वजह ये है कि जब भी बच्चा एक थेरेपिस्ट से दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाता है तो वो जो व्यवसाय चिकित्सक है उससे पता होना चाहिए कि बच्चे का लेवल क्या था। लेवल मतलब वो किस उम्र के स्किल लेवल पे है, ताकि आप वहाँ से बच्चे को आगे लेके जा सकते हैं। और काफ़ी बार ये है कि
माँ बाप बताते हैं कि नहीं हमें डॉक्टर साहब ने सिर्फ बताया था। तो हमें ये चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरीके से आपके क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि कौन सी थेरेपी की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों की नहीं ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें फॉलोअप पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको अगर पता है कि आपने बच्चे को 1 हफ्ते के बाद बुलाया है, तो उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि वो लोग, बच्चे के माँ बाप वापस आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चों के माँ बाप को ऐसा लगता है कि नहीं अभी डॉक्टर के यहाँ से फ़ोन आएगा तो हम देखेंगे जाना है नहीं जाना है। वैसे नहीं होना चाहिए। आप एक फाइल मेंटेन कीजिए जिसमें लिखा होगा कि अगली तारीख कौन सी है। उन्हें क्लाइंट को, जैसे हम पेशेंट कहते हैं, उन्हें फ़ोन पे बताना है कि कल आपको ये वक्त पे आना है या इस तरीके से करना है। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर ये बताया नहीं जाता तो आगे का फॉलोअप नहीं होता। और रेगुलर, हाँ, जैसे नियमित रूप से हम जब भी ट्रीटमेंट करवाते हैं तभी ज़्यादा फर्क दिखता है। और जब भी हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं तो आप जितना जल्दी और जितना तुरंत ये सब करवाएंगे उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि बच्चों के दिमाग का विकास तो होता ही है, लेकिन पहले 6 सालों में हम सब जानते हैं कि पहले 6 सालों में बहुत ज़्यादा विकास होता है। पर जितना ज़्यादा विकास होता है उससे ज़्यादा तकलीफ़ें भी ज़्यादा होती हैं और विकास से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं अगर पहले 6 सालों में आपने थेरेपी नहीं की। क्योंकि हमारे पास काफ़ी बार बच्चे आते हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे व्यवसाय उपचार के लिए गए हों या फिजियोथेरेपी के लिए गए हों, लेकिन स्पीच थेरेपी के लिए कभी गए ही नहीं। क्योंकि काफ़ी बार तो चिकित्सकों ने बताया भी नहीं है कि स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। तो ऐसे मामले में फिर बहुत मुश्किल होता है कि हम किस तरीके से सामने वाले जो दूसरे चिकित्सक हैं उनके साथ मिलजुल के, तो तभी ये टीम अप्रोच का मतलब आता है। तो जब भी आपकी एक टीम होती है या फिर आपके शहर में, आपके गांव में, जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे आपको एक टीम का निर्माण करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि सारे चिकित्सक एक ही शहर में हो, पर दूसरे शहर के भी लोग, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन होता है काफ़ी जगहों पे और थेरेपीज़ बहुत आसानी से ऑनलाइन हो जाती हैं। तो जब भी ये टीम होती है, ये टीम का वो ऑनलाइन सेशन के लिए बहुत बहुत ये टीम की मदद होती है। और जब ये हमें ऐसे लगता है कि नहीं, अगर आप सोचेंगे कि हम काफ़ी बार हम इसे प्रोफेशनल आइसोलेशन कहते हैं। प्रोफेशनल आइसोलेशन का मतलब ये है कि मेडिकल कॉलेज से आप जब आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जब भी प्रैक्टिस करने जाते हैं तो काफ़ी बार आप अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आमतौर पे कॉलेजेस में आपको कोई प्रश्न हो या दुविधा हो तो आप किसी को पूछ सकते हो कि हम किस तरीके से ये बच्चे को या ये पेशेंट को हम देख सकते हैं और ये कौन सा ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन आप जब भी प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं तब ये सब मुनासिब नहीं होता और आप अकेले होते हैं। इसे प्रोफेशनल आइसोलेशन कहते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि आपको नहीं पता आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो दूसरे चिकित्सकों के साथ बात करना या फिर वेबिनार्स अटेंड में शामिल होना, या फिर अगर आप एक पालक हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप जांच लें जाने से पहले कि जिस चिकित्सक के पास आप जा रहे हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं। क्योंकि अभी हमारे जो भारत सरकार ने ये बहुत अनिवार्य किया है कि हर एक जो मेडिकल प्रोफेशनल होता है या अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल होता है उन्हें उनका नंबर देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर नंबर नहीं देंगे तो फिर हमें नहीं पता कि इस इंसान, ये जो डॉक्टर हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं कि नहीं। और फॉलोअप के बाद सबसे ज़रूरी होता है अर्ली इंटरवेंशन में कि फैमिली को सपोर्ट देना। और फैमिली सपोर्ट का मतलब ये है कि माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी जो भी बच्चे के साथ घर पे रहते हैं उन्हें जो हम ट्रीटमेंट करवाते हैं उसका असर क्या होगा या बच्चे पे फ़र्क क्या पड़ेगा ये बताना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ये नहीं बता पाए तो फिर फॉलोअप नहीं होगा या थेरेपी नहीं होगी। और तभी अर्ली इंटरवेंशन हम जिसे कहते हैं वो जल्द से जल्द आपको लगेगा कि ये नहीं हो रहा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण वजह है
जिसके कारण हमारे देश में आज भी चिकित्सक हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन पालक अपने बच्चों को लेके नहीं आते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इतने छोटे बच्चे को क्या करेंगे। लेकिन बात जानना ये ज़रूरी है कि जितना जल्दी आप एक हम जिसे स्पेसिफिक सेंसरी स्टिमुलेशन कहते हैं, एक खास किस्म की का जो मेडिकल हेल्प जो मेडिकल सहायता होती है बच्चों के लिए, ये चीज़ें अगर आपके यहाँ पे उपलब्ध हैं तो इनका ये सुविधाओं को लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। और ये सिर्फ क्योंकि मुंबई का जो नज़रिया है वो काफ़ी अलग है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में जैसे हम मुंबई, दिल्ली या कोलकाता देखें तो वहाँ पे रेगुलरली होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगहों पे थेरेपीज अवेलेबल हैं। जैसे हम लखनऊ देखें या फिर असम देखें या फिर हिमाचल प्रदेश देखें, फ़र्क इतना है कि वहाँ पे चिकित्सक कम हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई शहर के लोग माँ बाप होंगे तो वो ज़रूर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे ज़रूरी बात यह है कि माँ बाप को लगना और माँ बाप को ये समझना ज़रूरी है कि ये चिकित्सा मेरे बच्चे के लिए आवश्यक है। और हमारा जो काम है वो उनको बताना है कि कितनी आवश्यक है। क्योंकि हम अगर कहेंगे कि नहीं, हम आप बच्चे को महीने में एक बार लेके आ सकते हो, तो माँ बाप को ज़रूर लगेगा कि ये ज़रूरी नहीं है। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है तो फिर वो नहीं सोचेंगे कि हम दोबारा आए। लेकिन तकलीफ ये होती है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो अभी तो शारीरिक रूप से तो नहीं जा रहे, लेकिन जब वो जाएंगे तभी आपको ये दिखाई देगा कि उन्हें किसी दूसरे बच्चे के हाथ का स्पर्श या किसी कोई बच्चा ज़ोर से चिल्ला रहा है या फिर बहुत सारे बच्चे एक साथ खेलने आते हैं, तो ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत अलग होंगी और मानसिक रूप से ये उनके लिए बहुत मुश्किल है। और ये मुश्किल कम करने के लिए अभी हमें जल्द से जल्द उस पर काम करना है। तो कोई भी, या अस्पताल हो या सेंटर हो, कहीं पे भी चिकित्सकों का सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि स्क्रीनिंग जिसे हम कहते हैं ना, उस अभी स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि एक अस्पताल में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, वो लसीकरण के लिए आ रहे हों या कोई बुखार के लिए आ रहे हों या कोई तकलीफ है जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी हुआ हो, हर एक बच्चे की जांच करना ज़रूरी है, जिसे हम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग कहते हैं। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि हम बच्चे को उसके उम्र के हिसाब के जैसे समझो 2 साल का बच्चा है तो 2 साल की उम्र का बच्चा, पूरी दुनिया में कोई भी बच्चा हो, वो 2 साल में क्या क्या चीज़ें कर सकता है, जिसे हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कहते हैं। तो एक बार अगर हमें ये पता चलता है कि ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बच्चा नहीं कर रहा है या ये बच्चा हम ये लेवल पे नहीं है, तो हम तुरंत माँ बाप को बता सकते हैं। और हमारे देश में ये बहुत आवश्यक है कि ये चीज़ें बताई जानी चाहिए, क्योंकि कई बार माँ बाप को पता ही नहीं होता है कि ऐसे कुछ होता भी है। तो हम आमतौर पर जब भी माँ बाप को पूछते हैं कि अरे आप तो डॉक्टर के पास गए थे तो आपने डॉक्टर साहब को पूछा क्यों नहीं कि हमारे बच्चे को कुछ दिक्कत है या नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। तो ये दोनों तरीके से होने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपको भी बताना है और उसके साथ साथ माँ बाप को पूछना भी ज़रूरी है। आप हमेशा आप नहीं बता सकते, उनका पूछना भी ज़रूरी है। लेकिन अभी एक सीधी सी बात है, पल्स पोलियो के लिए हमारे देश में बहुत बार लोगों को बताया जाता है कि ये तारीख को आपको बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक देनी है। ज़रूरी नहीं है कि उनको याद रहे, लेकिन वो बार बार बताना पड़ता है ना। वैसे ही थेरेपी के जो अवसर हैं या जो भी थेरेपी ट्रीटमेंट्स आपके क्लिनिक में या कहीं पे भी अवेलेबल हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आँखों का और कान का तपास होता है, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, या स्पीच थेरेपी है, या फिजियोथेरेपी है, या हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होता है। मतलब बच्चों का जो मानसिक टेस्ट करवाना है, तो वो सब चीज़ों के लिए
ये हमें करना ज़रूरी है कि हमें उनको बताना पड़ेगा ताकि उन्हें पता चले कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि काफ़ी शहरों में देखा जाता है कि ये मुनासिब नहीं होता कि एक शहर से दूसरे शहर जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और ये जब भी मुश्किल होता है तो लोग जाते नहीं हैं। तो फिर एक ऐसा ऑप्शन हम देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन थेरेपी कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कानों का और आंखों का तपास तो ऑनलाइन नहीं होगा, तो इसके लिए तो आपको शारीरिक रूप से जाना ज़रूरी है। तो अर्ली इंटरवेंशन में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। फैमिली को, जैसे बच्चे की फैमिली को कितना सपोर्ट देना हम हमारी तरफ से दे सकते हैं, क्योंकि आप जब भी उन्हें बताते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं तो माँ बाप ज़रूर करेंगे। और इसके लिए 2 साल के पहले अगर आप ये कर पाएँ तो काफ़ी थेरेपिस्ट को ये समझ में आएगा कि उनके जो थेरेपी या ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता है, और ये फ़र्क जब भी दिखने लगता है तब लोग आसानी से आते हैं। और कैसा है कि अगर कोई बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, जैसे उसके तबीयत में सुधार आ जाए, तो ज़रूर वो लोग आएंगे। और हमें ऐसे लगता है कि जहाँ पे फिजिकली मुनासिब नहीं है आप ऑनलाइन ज़रूर कर सकते हैं। फ़र्क इतना होता है कि आप किस तरीके से माँ बाप को बता सकते हो कि कैसे करना है, क्योंकि आज हम कहीं पे भी बैठ के, जैसे आज मैं मुंबई में बैठी हूँ और मैं दुबई में एक बच्चे का थेरेपी करवा सकती हूँ जो पहले मुनासिब नहीं था। तो ये उनके लिए बहुत आसान है समझना कि हमारे बच्चे में फ़र्क आ रहा है, और फ़र्क दिखने के लिए फैमिली का जो सपोर्ट होता है उसके अलावा जो घर पे थेरेपी होती है जिसे हम फॉलोअप कहते हैं। अभी फॉलोअप 2 किस्म का होता है। एक फॉलोअप होता है जो डॉक्टर को मिलने के लिए होता है, पर दूसरा फॉलोअप ये है कि जहाँ पे हम बच्चों के माँ बाप को सिखाते हैं कि किस तरीके से थेरेपी करनी, जिसे हम होम प्रोग्राम कहते हैं। और अर्ली इंटरवेंशन का सबसे अहम हिस्सा होता है कि आप जितना जल्दी माँ बाप को सिखाएं। पर जब भी माँ बाप को सिखाया जाता है तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि माँ बाप को सिखाना तो है, पर उसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखना है कि उतना ही सिखाना है जितना वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सिखाएंगे तो उन्हें बहुत मुश्किल लगेगा। और अगर आपका बच्चा 3 थेरेपीज कर रहा है तो उनके लिए बहुत मुश्किल है ये सब साथ में करना। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप अपनी तरीके से घर पे जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनके साथ ही ट्रीटमेंट के जो साधन हैं वो माँ बाप को सिखाएं तो आसान पड़ता है, क्योंकि कोविड में हम नहीं चाहते कि माँ बाप घर के बाहर जाएं हर बार और थेरेपी के लिए ये चीज़ें चाहिए या वो चीज़ें चाहिए। आमतौर पे सेशन के 1 या 2 दिन पहले ही आप चीज़ें बता के रखेंगे जो घर की चीज़ें ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो सकते हैं। और ऐसे बहुत तरीके हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक किताब थी डिसेबल्ड विलेज चिल्ड्रन करके एक नाम की, जो हमने हमारे वक्त पे पढ़ी थी, और उसमें इतनी सीधी सीधी चीज़ें होती थी, सीधी सादी चीज़ें जो थेरेपी में इस्तेमाल की जाती थी। मतलब स्प्लिंट्स नहीं होते थे गाँव में तो किस तरीके से आप स्प्लिंट बना सकते हो, खिलौने होते थे तो किस तरीके से खिलौने बना सकते हो। और आज सबके पास फ़ोन है, मतलब आप कोई भी जंगल में जाएंगे तो भी लोगों के पास सेल फोन होता है। तो सेल फोन से तो फ़र्क इतना है कि इंटरनेट स्पीड कम होता है, तो गूगल पे तो सब कुछ मिलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए माँ बाप को गूगल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से खिलौने बना सकते हो घर पे। फ़र्क इतना ही होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन अगर माँ बाप ये नहीं चाहते कि वो खिलौने नहीं बनाना चाहते तो बाहर से खरीद सकते हैं। लेकिन जितना आप जल्द से जल्द ये कर पाओ तो आमतौर पर ऐसे होता है कि जिन बच्चों को अगर 0 उम्र से, जैसे 0 मंथ्स मतलब पैदा होने के बाद से 2 साल के अंदर अगर जल्द से जल्द थेरेपी मिली तो उनमें ज़्यादा फर्क दिखता है। और उसके बाद 2 साल की उम्र के बाद जब भी थेरेपी होती है, ऐसे नहीं कि फ़र्क नहीं दिखता,
पर उसकी जो मात्रा है फर्क की वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो फिर धीरे धीरे चालू होता है। और एक वजह जैसे मैंने बताया फॉलोअप ये इतना आवश्यक है कि आप जितना घर पे फॉलोअप करेंगे, जैसे कितनी बार जो क्लिनिक या सेशंस में थेरेपी हुई है, जो भी ट्रीटमेंट हुआ है, उस ट्रीटमेंट को आप घर पे कैसे करते हो थेरेपी के बाद, ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर कर जाता है और ये करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि माँ बाप ये नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें आपको पूछना पड़ेगा कि वो लोग ये क्यों नहीं कर पाते। काफ़ी बार हम माँ बाप को कहते हैं कि आप वीडियोस भेजिए, आप किस तरीके से थेरेपी कर रहे हो, ताकि हमें समझ में आए। तो ये सबसे ज़रूरी है कि हम उन्हें समझ पाएँ, उनकी तकलीफ़ों को समझ पाएँ, क्योंकि वो थेरेपी में बहुत मायने रखता है और बहुत फ़र्क पड़ता है उन सब चीज़ों से। नेक्स्ट स्लाइड। मुझे याद नहीं। नागेश सर नेक्स्ट स्लाइड लेंगे प्लीज। टीम अप्रोच, जिसके बारे में मैंने कहा था कि टीम को कितना काम एक साथ करना पड़ता है। जब भी मुंबई में काफ़ी बार हमें ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे टीम अप्रोच नहीं है। हर एक चिकित्सक अपने रूप से करता है और माँ बाप को कुछ पता ही नहीं होता कि किस तरीके से हम सब चीज़ें एक साथ कर पाएँ। तो हम देखते हैं कि काफ़ी बार माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, स्पीच थेरेपिस्ट ने ऐसे कहा है और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने ऐसे कहा है, तो हम ये दो चीज़ें अलग अलग करते हैं, लेकिन बच्चा एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये दिक्कत काफ़ी बार आती है और ये अभी भी ज़्यादा बढ़ेगी। और ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बच्चे को हर एक चिकित्सक अपने रूप से देख रहा है और हर एक का अलग अलग रूप है। व्यवसाय उपचार तज्ञ कहेंगे कि नहीं हमें इस पे काम करना है, स्पीच थेरेपिस्ट कहेंगे हमें ये चीज़ पे काम करना है, लेकिन उन सबको साथ में काम करना होगा। वो किस तरीके से होता है, जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी यानी आप अपना करेंगे और दूसरा चिकित्सक उसका जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वो करेगा, लेकिन आप एक दूसरे का जो अप्रोच है वो जान सकते हैं कि वो किस तरीके से। तो आप जब भी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड बनाते हैं, तो रिकॉर्ड में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या कर रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर रहा है, या स्पीच थेरेपिस्ट क्या कर रहा है, इसे लिख के अगर रखेंगे तो हर एक को पता होता है और फिर माँ बाप को समझाना आसान होता है। और अर्ली इंटरवेंशन का सबसे अहम फायदा ये है कि टीम अप्रोच जितना आसानी से हो सकता है, टीम का जो कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं, एक दूसरे के बीच में जो कनेक्शन या फिर कम्युनिकेशन, जैसे जो वार्तालाप एक दूसरे के बीच में होता है, अगर वो हमेशा वक्त पे होता रहे, जैसे महीने में समझो एक बार अगर दूसरा चिकित्सक, एक या समझो 3 चिकित्सक हैं, वो 3 चिकित्सक साथ में बैठ के बच्चे के बारे में उसका जो कितनी चीज़ों में फ़र्क आया है वो अगर वो समझे और वो उसका अंदाज़ा आए, तो नए हम जब भी गोल्स बनाते हैं, जब भी नए ट्रीटमेंट के जो तरीके बनाते हैं, वो आसान पड़ता है। और अर्ली इंटरवेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि टीम को हमेशा एक साथ काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म कर रही हूँ। किसी को कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हेलो मैडम, जी कांचन बात कर रही हूँ, या कांचन हाँ, साळुंके। नमस्ते। नमस्ते मैडम। हाँ बहुत अच्छा सेशन था मैम, बहुत नमस्ते। यूजफुल भी है। मैम मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि अगर हमें अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खुला करना है, मतलब अ, चालू करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं हम्म। स्पेशल एजुकेटर हूँ, अ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ओके मैंने डीएड किया है। लेकिन हमें अगर शुरू करना है अर्ली ओके। इंटरवेंशन, एक्चुअली हमारा एक प्री स्कूल है इंग्लिश मीडियम, तो वहां पे ही मुझे चालू करना है, तो मुझे क्या हम्म। करना पड़ेगा? थोड़ा सा मैम बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। कांचन जी, आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं?
मैम मैं महाराष्ट्र पुणे से बात कर रही हूँ। ओके, तो कैसे होता है, अभी जब भी आप अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अगर खोलना चाहती हैं तो सबसे पहली बात आपको ये देखनी पड़ेगी कि आपको कौन से उम्र के बच्चों के पे ध्यान देना होगा। अगर आपका प्री स्कूल है तो आमतौर पे आपके यहाँ पे 2 से 2.5 साल से लेके 3 या 4 साल या उसके ऊपर बच्चे आएंगे। तो 2 साल के नीचे जो उम्र के बच्चे हैं वो तो आमतौर पे नहीं आएंगे। तो नॉर्मली जब भी एक ऑलरेडी सेंटर रेडी है और उसमें आप एक अर्ली इंटरवेंशन सेटअप करना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी है कि आपको एज ग्रुप आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन में सारे एज ग्रुप्स आते हैं। 0 to 2 या 0 to 6 या ऐसा कुछ नहीं है। वो तभी होता है जब भी आपके पास सुविधाएं हैं कि हम एक अस्पताल चला रहे हैं। तो आपके यहाँ पे जब भी प्री स्कूल है तो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास स्क्रीनिंग के लिए प्रोफेशनल्स होने चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं तो आप किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे ये आपको पता है। उसके साथ साथ आपके पास एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक पीडियाट्रिक स्पीच थेरेपिस्ट, एक पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, ये कंसल्टेंट बेसिस पे होने ज़रूरी है। कंसल्टेंट का फ़ायदा ये होता है कि इन हाउस हमेशा रखना आपके लिए फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है। उसके साथ साथ अगर आपको पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हो तो वो भी कंसल्टेंट हो सकता है। नॉर्मली अगर आप चाहो तो आपके प्री स्कूल में आप स्क्रीनिंग कैंप्स कर सकते हो बच्चों के लिए, और वो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से हो सकते हैं। और उस स्क्रीनिंग कैंप से आपको पता चलेगा कि कौन से बच्चों को किस तरीके की तकलीफें हैं और किस तरीके से आप आगे ट्रीटमेंट कर सकते हो। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में आमतौर पे अगर आपको लॉन्ग रन में अगर सेंटर चलाना है तो बेसिक 2 प्रोफेशनल्स इन हाउस होना ज़रूरी है। तो वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज देख रही हैं तो फिर एक स्पेशल एजुकेटर और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होना तो अनिवार्य है। उसके साथ आप स्पीच थेरेपिस्ट कंसल्टेंट रख सकते हो, या फिर इवैल्यूएशन के लिए आपको अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजना है तो फिर आप एक कोलैबोरेटिव वेंचर कर सकते हैं जहाँ पे महीने में एक बार वो प्रोफेशनल आके जैसे डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है। अभी पुणे में तो काफ़ी फर्क पड़ा है, तो बहुत सारे थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं और मेडिकल प्रोफेशनल भी बहुत सारे हैं, तो कंसल्टेंट्स के रूप से वो आ सकते हैं। पर अगर आपकी आइडियोलॉजी, अगर सोच आपकी क्लियर है तो बहुत अच्छी तरीके से ये हो सकता है। हाँ मैम, मुझे तो ये पहले से ही यही करना था, क्योंकि जब से मैंने यहाँ पे काम किया तो मुझे ऐसा लगे कि सच में जो क्या बोलते हैं हम, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, ऐसे ऐसे जो बोलते हैं कि करेक्ट। आगे बच्चे जाना, मतलब डिसेबिलिटी में आगे बच्चे जाना है, उससे पहले अगर हमें 0 से 6 ईयर में अगर माइलस्टोन या जी इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं वो समझ में आए पेरेंट्स को, तो वो जल्दी से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसे मुझे पहले से ही लग रहा था। लेकिन ये करेक्ट। कैसे करना है, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर कैसे खोलना है और कैसे करना है, ये थोड़ा कम जानकारी रहने के नहीं वजह से मैं रुकी हुई हूँ मैम। जी, क्योंकि देखिए कैसे होता है ना, और डिसेबिलिटी हमारे सोच में होती है, बच्चे में नहीं। यस मैम। क्योंकि बच्चे तो कर लेते हैं, मतलब उन्हें तो कुछ तकलीफ, कुछ वो तो अपना देख ही लेते हैं किस तरीके से करना है। लेकिन डिसेबिलिटी हमारी सोच में है, जो बहुत मुश्किल है हमारी सोच को बदलना। हम अपनी सोच नहीं बदल पाते। हम बच्चों को किस तरीके से मतलब ये ऑटिस्टिक बच्चा है, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर जैसे आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखा होगा तो उसे बताया नहीं जाता, अरे इसका हीमोग्लोबिन कम है, इसको किडनी स्टोन्स है, ऐसे तो कोई बोलता नहीं है। लेकिन हम, हाँ नहीं, वो एडीएचडी बच्चा है ना, वो ऑटिस्टिक बच्चा है। बच्चे की एक आइडेंटिटी होती है। हम अपनी आइडेंटिटी जब भी नहीं समझ पाते तब दूसरों की आइडेंटिटी समझना मुश्किल होता है। और ये जब हमारे सोच में बदलाव होगा तभी लोगों को भी समझाने में हमारे जो विचार हैं वो भी काफी बदलेंगे। और आपकी सोच अच्छी है, पर आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे आगे लेके जाना सालों साल, वो बहुत मेहनत लगती है। हाँ मैम, वही तो कि आगे तो मैम ये तो मुझे यही करना है, लेकिन कैसे जा सकती हूँ, मुझे ये आपने जो इंफॉर्मेशन दी है बहुत यूजफुल है मैम, कि जो कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है और ये हम धन्यवाद कंचन जी। तो कर आ, सकते हैं। मुझे हाँ, तो लगता है कि पूना हमें में अगले प्रश्न के लिए भी बढ़ना चाहिए मैम।
नमिता सिन्हाई मैम, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं और जी भी जी जी प्रतिभागियों से अगर जी कोई जी एक या दो हाँ प्रश्न हाँ है हाँ उनके लिए हाँ आमंत्रण हाँ करूंगा। अगर किसी और हमारे प्रतिभागी का कोई जी एक प्रश्न है तो आप वैभवी बताएं, हाँ अन्यथा हम वैभवी जी कार्यक्रम को की अगली कुछ पंक्ति पूछना में है। बढ़ेंगे। हाँ हेलो वैभवी हेलो जी मैडम। आपको कुछ सवाल था। केदार जी आपको कुछ कहना है, हाँ जी बताएं। हाँ मैडम मैं हाँ औरंगाबाद महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मैडम मैं खुद ही एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और प्लस मेरा हाँ सीबीआर है। मुझे अर्ली इंटरनेशनल में जो अपना खुद ओके का कुछ तकरीबन कितना खर्चा आ सकता है उसको, आपकी इसकी जो आवाज इक्विपमेंट ब्रेक है तो जिसके इक्विपमेंट है तो वो मैडम अपने इधर महाराष्ट्र में मिलेगा या बाहर से मंगाना पड़ेगा? आवाज आ रही मैडम मेरी? जी क्या हेलो। मंगवाना पड़ेगा? जो अपने इसका हाँ जो जी इक्विपमेंट बोलिए। रहते हैं फिजियोथेरेपी के, हाँ फिजियोथेरेपी के, स्पीच थेरेपी का है, जो मेरे को सब अवेलेबल हो जाएगा अपने महाराष्ट्र में, सब मशीन में अवेलेबल हो जाएगा, मिलेगा? देखिए महाराष्ट्र में तो मिल जाएगा सब कुछ। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर आपको बहुत सारी चीजें लेनी है तो उसमें आपको थोड़ी फंडिंग की जरूरत होती है। तो आप अगर औरंगाबाद ओके में डोनर्स ढूंढ सकते हैं तो एक एस्टिमेट देने के बाद आपको ये इक्विपमेंट या मटेरियल्स आसानी से मिल सकते हैं। क्योंकि ओके ओके। कैसा है, मैं अभी खर्चा फिलहाल बहुत होता है, या फिर आप रेंट पे भी ले सकते हैं। हेलो मैम, ओके, गुड मैं अभी मैं फिलहाल घर पे हाँ जाके होम फिजियोथेरेपी हाँ कर रहा हूँ, स्पीच थेरेपी कर रहा हूँ फिलहाल। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट हाँ नहीं, खाली मैं मेरे हाथों से हाँ अपनी जो टेक्निक है उसी तरह से मैं बच्चों को ट्रीट करता हूँ। मगर अभी उम्र ज़्यादा हो रही है, अभी मैं मतलब 38 में मेरी उम्र है, अभी ज़्यादा घूम नहीं सकता हूँ मैं गाड़ी पे ट्रैवलिंग पे। मतलब हर घर पे मतलब 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना करेक्ट। पड़ता है, मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए यार मेरे पास अभी तो इंडस्ट्रियल आप एरिया है, मेरे पास बहुत हाँ बड़ा एरिया है। हाँ हम्म, तो वही जगह पे ऐसा मैं सोच रहा हूँ तो कि आप चालू करेंगे डोनर्स तो ढूंढने कितना की खर्चा? हाँ कोशिश कीजिए। ओके। हेलो मैम, देखिए एस्टिमेशन देना बहुत मुश्किल है ओके। क्योंकि आपको किस तरीके, हाँ वो भी है। हाँ हाँ, हाँ थैंक यू मैडम। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हम लोग कार्यक्रम की अगली पंक्ति में बढ़ते हैं और मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ को, कि आप आए और मेंटल हेल्थ के विषय में हमें बताते हुए धन्यवाद ज्ञापन करें हमारे सभी प्रतिभागियों का, हमारे मुख्य अतिथि का, विशिष्ट अतिथि का, और हमारे इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय श्री अमित सर। थैंक यू नगेश सर, थैंक थैंक यू नमिता मैम। सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं आज एक इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 24/7 एक हेल्पलाइन स्टार्ट किया गया है जो कि मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन के नाम से जाना जाता है, किरण। इस हेल्पलाइन का नंबर है 1800-599-0019। ये मेंटल हेल्थ डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए काम करता है। इस मेंटल हेल्थ के जरिए हम टेलीफोनिक काउंसलिंग अवेलेबल कराते हैं। इस मेंटल हेल्थ में ऑब्सेसिव कंपल्सिव, सुसाइडल प्रिवेंशन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, मेंटल हेल्थ इमरजेंसी रिगार्डिंग समस्या जिनको भी है समाज में, उनको ये नंबर आप दें और उन्हें कहें 24/7 कभी भी फोन कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन के माध्यम से हम अर्ली स्क्रीनिंग, फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट इत्यादि चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो आप लोगों से, सभी पार्टिसिपेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये नंबर 1800-599-0019 अपने मोबाइल में सेव करें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो मेंटली थोड़ा सा परेशान रह रहे हैं वो इस हेल्पलाइन पे फ़ोन करके अपनी सेवाएं पा सकते हैं। धन्यवाद। प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस प्रोग्राम को अंत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशिका महोदय श्रीमती स्मिता जयवंत जी का, जिनके मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम करने में हम सफल हो पाए। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सीआरसी लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जिनके मार्गदर्शन से हम ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स करने में निरंतर सफल हो सके हैं। साथ ही मैं विशेष धन्यवाद करता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय
श्रीमती स्मिता सेनाई मैडम का, जिन्होंने आज अर्ली इंटरवेंशन के बारे में हमें बताया। अर्ली इंटरवेंशन से रिलेटेड सारी समस्याएं, उनसे रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया और उसमें कौन कौन से प्रोफेशनल्स काम करते हैं। जिस तरह से उन्होंने आज एक सहज तरीके से अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बताया, उसके लिए मैम आपको सीआरसी की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे आईटी कंसल्टेंट और हमारे सीआरसी के समस्त स्टाफ और कर्मचारीगण का, जो इस कार्यक्रम में हमें निरंतर अपना सपोर्ट देते आए हैं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रतिभागियों, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, पार्टिसिपेंट्स और पेरेंट्स विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे और अर्ली इंटरवेंशन के बारे में समझा। धन्यवाद उन सभी को। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको सादर धन्यवाद सर। निरंतर थैंक यू सर। हमारी गतिविधियों को और गतिविधियों में आप जैसे विशेषज्ञों की विशेषज्ञताओं को सुनने हेतु हमारे सभी प्रतिभागियों को प्रथम पंक्ति में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, तथा हमारी आदरणीय आज की मुख्य आतिथ्य, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच अपनी विशेषज्ञता रखने हेतु हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हमारे बीच अपनी विशेषज्ञता प्रस्तुत करने वाले आदरणीय नमिता सेनाई मैम को मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी प्रतिभागियों से यह आशा करता हूं कि चैट बॉक्स में आपको फीडबैक लिंक प्रदान कर दिया गया है। कृपया आप सभी विधिवत फीडबैक लिंक को फिलअप कर लें, जिससे आपका सर्टिफिकेट आपको ससमय प्रदान किया जा सके। आप सभी का दिन शुभ हो। इन्हीं मनोभावों के साथ आज का यह कार्यक्रम हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को सादर धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद। आप सभी लोग लेफ्ट